नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए जिंदगी का फैसला। बेटी मेघा, सिन्हा साहब के लिए चाय ले आओ। रंजीत बाबू ने बैठक से ही आवाज लगाई। मेघा किचन से ही आवाज देती हुई बोली, हाँ पापा, बस 2 मिनट और रुकिए, अभी लाती हूँ। ट्रे में चाय उठाए मेघा कुछ ही देर में आकर बैठक में दाखिल हुई। मेघा सांवली सी, पतली, लंबी, देखने में बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। बैठक में घुसते ही सबसे पहले सिन्हा साहब को मेघा ने अभिवादन पूर्वक नमस्ते चाचा जी कहकर प्रणाम किया और करीने से चाय की प्याली मेज पर सजाकर वापस नमकीन लाने किचन में चली गई। तब बातों का सिलसिला चल पड़ा। सिन्हा साहब अफसोस जताते हुए बोले, इतनी गाय जैसी सीधी सादी लड़की के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे कम से कम सास ससुर को तो बीच में कुछ कहना ही चाहिए था। तभी बीच में रंजीत बाबू ने सिन्हा साहब को टोका, अरे छोड़िए भी सिन्हा साहब, अगर मेघा ने मना ना किया होता तो मैं मनोज को छोड़ने वाला नहीं था। मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर ही रह गया। मेघा कह रही थी जब मनोज ही मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं क्यों जबरदस्ती उसके साथ रहूं। और सास ससुर क्या करेंगे जब मेरा दामाद मनोज ही नालायक निकल गया। हमारे समधी और समधन तो ऐसे सरल हैं कि पूछिए ही मत। आज भी हमारे संबंध उतने ही प्रगाढ़ हैं जितने पहले हुआ करते थे। बेचारी का भाग्य ही खराब है तो क्या किया जाए। रंजीत बाबू मेघा के भाग्य को ही खराब बताकर संतोष कर रहे थे। सुबह सुबह मेघा को बहुत आपाधापी रहती है। सुबह सबसे पहले जल्दी उठो, नाश्ता तैयार करो, फिर खुद तैयार होकर पापा का नाश्ता टेबल पर तैयार करके लगाओ, फिर खुद नाश्ता करके अपना टिफिन पैक करो, फिर बच्चों का टिफिन पैक करो। ये मेघा की पिछले 4-5 सालों से एक जैसी दिनचर्या हो गई है। चाय और नमकीन देकर वो बाथरूम में गई और जल्दी जल्दी नहाकर ऑफिस के लिए तैयार हुई। फिर जल्दबाजी में जैसे तैसे नाश्ता किया और अपने पिता रंजीत बाबू से मुखातिब हुई, पापा, टेबल पर नाश्ता गर्म करके ढक कर रख दिया है, आप नाश्ता कर लीजिएगा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पापा चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। मेघा अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बोली। ठीक है बेटा, रंजीत बाबू बोले, तुमने अपना टिफिन और छाता ले लिया है ना? बाहर बहुत धूप है, छाता लेकर ही बाहर निकलना। रंजीत बाबू अखबार साइड में रखते हुए बोले, अरे पापा, छाता भूल गई थी, आपने अच्छा किया मुझे याद दिलाया। टेबल के नीचे से छाता निकालते हुए वो बोली। और मेघा बस लेने के लिए बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या मनोज? मेघा को जब मनोज की दूसरी शादी के बारे में पता चला था तो जैसे वो चीख पड़ी थी। ऐसा मैंने कब कहा? मनोज संयत स्वर में बोला। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ये तुम्हें तो पता ही है। ठीक वैसे ही मेरे रहते तुम रोजी के साथ नहीं रह सकते। मेघा समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। तुम और रोजी दोनों मेरे साथ रहेंगे, मैं तुम्हें अपने घर से भगा थोड़े ही रहा हूँ। मनोज सफाई देते हुए बोला, मैं आज की लड़की हूँ और स्वाभिमानी भी हूँ। मैं अपने सौत के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। तुम्हें मेरे और रोजी के बीच में से किसी एक को चुनना होगा। मेघा अपने आदर्शों से तिल मात्र भी समझौता नहीं करना चाहती थी। मनोज भी सपाट स्वर में बोला, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, लेकिन रोजी मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं किस हैसियत से तुम्हारे घर में रहूं? एक बीवी की हैसियत से या एक रखैल की हैसियत से? मेघा बोली। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सारे समाज के सामने हमारी शादी हुई है, फिर तुम मेरी रखैल कैसे हो गई? तुम्हें पहले की तरह ही मान सम्मान इस घर में मिलेगा, मनोज सफाई देते हुए बोला। मान सम्मान की बात तुम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। पूरी पूरी रात तुम उस रोजी के कमरे में बिताते हो और उसका बिस्तर गर्म करते हो, मेरे कमरे में झांकने तक नहीं आते और मान सम्मान की बात करते हो। कल मैं पूरी रात बिस्तर पे सिर दर्द और बुखार से तड़पती रही, लेकिन तुम मुझे देखने तक नहीं आए। क्या यही मान सम्मान तुम मुझे दे रहे हो? पति पत्नी का रिश्ता केवल सुख का नहीं होता बल्कि दुख का भी होता है। और समाज, किस समाज की बात करते हो? तुम अगर समाज की जरा भी परवाह करते तो ऐसी गंदी हरकत कभी न करते। छी, एक बीवी के रहते तुमने दूसरी शादी कर ली। तुमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे क्या सोचेंगे।
उनके संस्कारों पर क्या असर होगा, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। मेघा आज फैसले के मूड में थी। वो मनोज से यही चाहती थी कि वो आज मेघा या रोजी में से किसी एक को चुने, ताकि मेघा को अपनी जिंदगी की राह चुनने में आसानी हो। मेघा ने इस दुनिया में बहुत कष्ट सहा था। बचपन में माँ गुजर गई। पिता ने किसी तरह पाल पोस कर उसे बड़ा किया। बचपन माँ के बिना बीता। मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे मुझे समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और मुगल बादशाहों की 1000 पटरानियां हुआ करती थीं। उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों ऐतराज है मेरी और रोजी के साथ रहने से। मनोज ने अपने कुतर्क और कुंठा को ढकने के लिए अपना तर्क दिया। अपनी नाकामियों और घृणित कारगुजारियों को छिपाने के लिए कम से कम ऐसे कुतर्क तो मत ही गढ़ो मनोज। तुम्हारे तर्क के हिसाब से अगर मैं चलूं तो पुराने मातृसत्तात्मक समाज में स्त्रियां बहुविवाह करती थी, तो क्या मैं भी 10 शादियां कर लूं? नहीं, ऐसा आधुनिक समय में नहीं हो सकता। जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो तुम पुराने समय के राजे महाराजाओं और मुगल बादशाहों का उदाहरण क्यों दे रहे हो? आज के समय में हमारा संविधान हमें पहली पत्नी के मर जाने या पत्नी के दुराचारी होने पर ही या तलाक के बाद ही दूसरी शादी की इजाजत देता है, और जब तक तलाक ना हो जाए तब तक दूसरी शादी अवैध मानी जाती है। तो क्या तुम मुझसे तलाक लोगी? मनोज खिड़की को घूरते हुए बोला। हाँ, बिना तलाक के हम दोनों अपनी आने वाली जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। बेहतर होगा हमारा तलाक हो जाए, ताकि तुम भी रोजी के साथ अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सको। मेघा निर्णयात्मक लहजे में बोली। मेघा ने घड़ी पर नजर डाली। उसकी 9 बजे वाली आज की बस छूट गई थी। वह अक्सर लेट हो जाती है। वो भी करे तो आखिर क्या करे? बच्चों का टिफिन तैयार करे, उनको स्कूल भेजे, दफ्तर संभाले या कि घर संभाले। एक अकेली जान आखिर क्या क्या करे। आज से पहले वो कभी इतनी लेट नहीं हुई। आज जरूर बॉस से डांट पड़ेगी। किसी तरह बस में सवार हुई और किनारे की सीट पकड़कर बैठ गई। बस में भी आना जाना उसे बहुत ही उबाऊ लगता है। पापा अक्सर कहते हैं, बेटा कोई छोटी कार ही ले लो, मेरा रिटायरमेंट का पैसा तो पड़ा हुआ है ही। समय से घर आओगी और दफ्तर भी समय से चली जाओगी। आजकल युग जमाना बहुत ही खराब हो गया है। रात को छोड़ो, आजकल दिन दहाड़े हत्या और बलात्कार हो रहे हैं। तुम जब बाहर निकलती हो तो मेरा जी बहुत घबराता है। कल मैंने अखबार में पढ़ा था कि दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला के साथ रेप हो गया है। लेकिन मेघा बहुत ही स्वाभिमानी है। ये उसके पिता भी बखूबी जानते हैं। वो अपने कमाए हुए पैसों से सब कुछ खरीदती है। घर भी अब उसके पैसों से ही चलता है। किसी प्राइवेट कार का लोन फाइनेंस वाली कंपनी में काम करती है। वो छेड़छाड़ से भी डरती है। अकेली औरत सबको मुफ्त का माल लगती है। कोई हाथ छूने का बहाना ढूंढता है तो कोई कमर या कूल्हे। एक दिन बस में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, खड़े रहने का सहारा ढूंढते हुए। वो सब समझती है। ये और बात है कि कभी किसी से कुछ कहा नहीं। मिस्टर देशमुख उस दिन फाइल लेने के बहाने उसका हाथ पकड़ना चाहते थे। उसने तब देशमुख को डपट दिया था। आपको शर्म नहीं आती देशमुख जी? आप बाल बच्चों वाले आदमी हैं। आपकी पत्नी को जब ये सब पता चलेगा तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। मुझे घिन आती है आप जैसे लोगों से। और वो फाइल फेंक कर चली गई थी। फिर उस दिन के बाद वो आज तक देशमुख के केबिन में कभी नहीं गई। जब कोई फाइल देनी होती तो पियून के हाथों भिजवाती है देशमुख सर के केबिन में। देशमुख और उसके जैसे लोग मेघा को फूटी आंखों नहीं सुहाते। कंडक्टर ने आकर टोका, टिकट 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 लीजिए। मेघा की तंद्रा टूटी। उसने टिकट लिया और रिजगारी पैसा अपने पर्स से निकालकर कंडक्टर की ओर बढ़ाया। किसी को शायद उतरना था। कोई परिवार वाला आदमी था। बस कुछ देर तक यूं ही खड़ी रही। पहले लगेज उतारा गया। बस काफी देर तक वहां खड़ी रही। सामने ढेर सारी सुहागिन औरतें वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं। लाल नारंगी साड़ियों में वो
सब कितनी सुंदर लग रही हैं। आपस में बोलती बतियाती, हंसी ठहाके लगाती। मांग में केसरिया सिंदूर, नाक से लेकर मांग भरा हुआ है। कितनी हंसी खुशी से जीवन भरा हुआ है इनका। इस पृथ्वी पर सुख और दुख एक ही साथ पलते हैं। अलग अलग लोग एक ही समय में उसको जीते हैं। मेघा का गला रूंध आया है। एक टीस उसके अंदर पैदा होने लगी है। उसके अंदर एक घाव है जो रह रहकर टिसता है। ऐसे मौके उसको बेचैनी से भर देते हैं। उसके जीवन में अब तक दुख ही दुख भरे थे, लेकिन उसके जीवन में इधर 2 महीने से एक सुख का पौधा अंकुरने लगा है। निशांत से उसकी मुलाकात इसी बस में हुई थी, दफ्तर से लौटते वक्त। वो बगल के ही किसी बीमा कंपनी में काम करता है। अभी नया नया ही आया है इस शहर में। एकदम नए उम्र का लड़का है निशांत। ऑफिस से लौटते वक्त उससे 4 बजे इसी बस में रोज रोज मुलाकातें होने लगी थी। मुलाकातों का ये सिलसिला जब लंबा चला तो एक दिन मोबाइल पर बातचीत भी होने लगी। हाय, मोबाइल पर पहला मैसेज निशांत ने ही किया था। हेलो, अब तक सोए नहीं? मेघा ने लिखा। नहीं, नींद नहीं आ रही है, कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मेघा बोली। नहीं, जाने दो, तुम बुरा मान जाओगी, निशांत बोला। अच्छा ठीक है, नहीं मानूंगी, अब बोलो भी, मेघा ने मनुहार किया। बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, निशांत बोला। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मेघा बोली। कैसे कहूँ, मुझे कहा नहीं जा रहा है, निशांत बोला। अब कह भी दो, कोई बात कह देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, मेघा बोली। निशांत ने किसी तरह हिम्मत की और अपना मैसेज पूरा किया। आई लव यू मेघा। लेकिन ऐसा लिखते ही उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। उधर से मेघा का कोई जवाब नहीं मिला। निशांत परेशान हो गया। वो मेघा के मैसेज का बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि उसका कोई जवाब मिले। इस चक्कर में उसे सारी रात नींद नहीं आई। वो रह रह कर सारी रात मोबाइल चेक करता रहा। एक दिन बस से लौटते वक्त निशांत मेघा से बोला, मुझे सांवला रंग बहुत पसंद है। क्यों? उसने निशांत से ऐसे ही पूछ लिया था। क्योंकि मुझे बादल बहुत पसंद है जो कि काले होते हैं। घटाएं भी बहुत पसंद है क्योंकि वो स्याह होती हैं। और मेघा यानी वर्षा भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये तीनों स्याह होते होते काले हो जाते हैं। वर्षा के कारण ही इस धरती पर जीवन है, हरियाली है, इसलिए मुझे सांवला रंग बहुत पसंद है। निशांत द्विअर्थी भाषा में बोल रहा था जिसे मेघा ने ताड़ लिया था। और क्या पसंद है तुम्हें? मेघा बस का फर्श आंखों से छीलते हुए बोली। तुम्हारी आंखों का स्याहपन और कत्थई रंग, निशांत मेघा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला था। मेघना अपना हाथ धीरे से निशांत के हाथ से छुड़ाते हुए बोली थी, इन कत्थई रंग के खूबसूरत आंखों और रंगों के रुमानियत में मत बहो निशांत। रंग आदमी को हमेशा धोखा दे जाते हैं और आदमी भी समय के साथ रंग बदलने लगता है। मेघा थोड़ा रुक कर बोली, और बादल और घटाएं धरती के दुख को ही देखकर रोते हैं। धरती की छुपी हुई आंखें आसमान है। धरती का दुख जब आसमान से नहीं देखा जाता तो बादल और घटाओं की आड़ लेकर रोता है। और सचमुच मेघा की आंखें भीगने लगी थी। वो अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, तुम्हें मालूम है मैं तलाकशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। हाँ जानता हूँ, फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? मेघा उसी अंदाज में बोली। हाँ, फिर भी तुमसे ही शादी करूंगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू मेघा। और तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज नहीं है? मेघा बोली। मैं बचपन से अनाथ हूँ। एक बूढ़ी चाची हैं, उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उनको मैंने बताया था, उनको कोई एतराज नहीं है, निशांत बोला। आई लव यू जैसा सस्ता और हल्का शब्द प्रेम के लिए मत यूज करो निशांत, प्लीज। और तब मेघा ने टालने की गरज से कहा था, मैं सोचकर बताऊंगी, अपने पापा से पूछकर। मुझे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा, निशांत बस से उतरते हुए बोला था।
अभी और 30 मिनट लगेंगे ऑफिस पहुंचने में। उसने एक बार फिर घड़ी पर नजर डाली। अभी तो 10:30 ही बजे हैं। अभी आधा घंटा और लगेगा ऑफिस पहुंचने में। और अचानक उसकी नजर बस के साइड मिरर पर पड़ गई। सांवला सा चेहरा, चेहरे पर उदासी पोती हुई थी। सांवलापन एकाएक उसके पूरे बदन में एक जहर की तरह फैल गया और उसका पूरा बदन गुस्से से सुलगने लगा। राइस एंड लवली क्रीम किस लिए चाहिए तुम्हें? गोरा होने के लिए? जब भगवान ने तुम्हें सांवला बना दिया है तो तुम रोजी की तरह कभी गोरी नहीं हो सकती। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मनोज मेघा की एक छोटी सी डिमांड पर गुस्से से बिफरते हुए बोला था। क्या यही कारण है कि तुम रोजी से शादी करना चाहते हो? मेरा रंग खराब है इसलिए? मेघा बोली। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन मैं इस रोजी से ही शादी करूंगा और हर हाल में करूंगा। अब हर चीज का कारण बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। मनोज पलंग से उठकर खिड़की के पास चला गया और नीचे बालकनी में देखने लगा। और उस दिन के बाद वो वापस कभी मनोज के पास नहीं गई। अपने दोनों बच्चों आदि और अवंतिका के साथ वो अपने पिता के घर पर ही रह रही थी। और इस बीच उसने अपने पिता से निशांत के बारे में बताया था कि वो उससे शादी करना चाहता है। रंजीत बाबू अपनी बेटी की समझदारी के कायल थे। एक गलती उनसे अपनी जिंदगी में मनोज जैसे दामाद को पाकर हुई थी। वो अपनी गलती का पश्चाताप भी करना चाहते थे। उस दिन ऑफिस गई और वापस आ गई। इस तरह साल भर बीत गया। पतझड़ के बाद फिर से बसंत आया। पेड़ पर नए पत्ते आए। बाग गुलजार हो गया। और मेघा ने निशांत को अपने घर बुलाया और अपने पिताजी से मिलवाया। रंजीत बाबू निशांत के प्रगतिशील सोच से बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन निशांत को खाने पर बुलाया। सिन्हा साहब भी मेघा और निशांत की जोड़ी को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों को खूब आशीर्वाद दिया। आज मेघा आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। गुलाबी सूट में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आंखों में काजल, दोनों हाथों में लाल लाल चूड़ियां, शाखा पोला, पाँव में आलता या नई सैंडल। उसने गालों पर राइज एंड ग्लो क्रीम लगानी चाही, लेकिन कुछ सोच कर वो रुक गई। निशांत ने तो मुझे ऐसे ही पसंद किया था। और वो अपनी नई खरीदी स्कूटी पर सवार होकर निशांत से मिलने होटल पहुंच गई। निशांत आज बड़ी बेसब्री से होटल सनशाइन में मेघा का इंतजार कर रहा था। उसने एक टेबल मेघा और अपने लिए पहले ही बुक कर रखा था। काले कोट पैंट में निशांत भी खूब फब रहा था। आते ही उसने मेघा को बुके देकर उसका स्वागत किया। फिर पूछा, क्या फैसला किया तुमने? मेघा बुके लेते हुए बोली, वही जो पहले था, सोचकर बताऊंगी। और हो करके हंसने लगी। आज बहुत दिनों के बाद निशांत ने मेघा के चेहरे पर हंसी देखी थी। वो भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सका। फिर वो निशांत से बोली, मेरे बच्चों को तुम अपना नाम दोगे? आई मीन, तुम उन्हें अपनाओगे ना? उनकी जिम्मेवारी लोगे? हाँ, तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे बच्चों का भी अपनाऊंगा और तुम्हारी जिम्मेवारी भी उठाऊंगा। निशांत मेघा के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।